आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की भी पूर्ति करना हमारा इस पाठशाला का एक प्रमुख कार्य है, एक प्रमुख उसकी ज़रूरत है और उसके लिए भी हमें उसको करने की ज़रूरत है। तो ये आज की पृष्ठभूमि है और आज के जो कार्यक्रम है उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, प्रतिभागियों की जो आवश्यकताएँ हैं, उसके आधार पर उसको समझने का प्रयास करें और अपने कार्यक्रम को उसके अनुरूप ही ढालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा एक सुझाव है और कल छूट गया था ये चीज़, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आज के जो कार्य के जो विषय है, उसकी तरफ भी धीरे-धीरे बढ़ेंगे। सभी प्रतिभागियों के जो आज जुड़े हैं और विशेषकर जो नए जुड़े व्यक्ति हैं, उनकी बात भी सुन लेंगे और उनसे लिखवा भी मतलब उनके उनको उनको फॉर्म भी सर्कुलेट हो जाएगा और जो भी इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं, जो कि नहीं पहले नहीं जुड़ पाए थे, तो उनको योगाहार क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जिससे कि वो इस सदन की मर्यादा, उसके जो नियम हैं, बहुत सामान्य से जो नियम है, उसका पालन करें और अपना योगदान भी इस मंच के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे योगाहार का जो परिचय का एक फॉर्म बना हुआ है और एक जो है उसमें भी उसको भी हम उसको भी सर्कुलेट कर देंगे अगर दिनेश जी हैं, तो वो चैट बॉक्स में या उसको भी डाल सकते हैं अगर वो है, तो अभी दिनेश नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम के बारे में भी क्योंकि कल आप सबने कहा था कि योगार से जो हमारे होते हैं उसका फ़ायदा हुआ है। वो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं था कि योगाहार क्या है। इसलिए उनको जब हम फ़ॉर्म देते हैं तो उनको हम योगाहार के बारे में भी पहले से ही बता दें, तो उनको फिर प्रश्न नहीं पूछेंगे कोई भी। फिर योगाहार के बारे में उनको स्पष्टता पहले से ही हो जाएगी तो सामान्य प्रश्न नहीं पूछेंगे, कुछ और प्रश्न पूछ सकते हैं। और पहले से जो तैयारी करके अगर कोई आता है, कोई प्रशिक्षण लेने के आता है, कोई पाठशाला में बैठेगा, तो उसके जो नियम रहेंगे और उसके जो व्यवस्थाएँ रहेंगी, उसके बारे में भी उसको पूर्व में अवगत होना है, उसके बारे में पूर्व में ही उसको सहमति अपनी प्रदान कर देनी है, कि वो जो भी नियम और जो भी उसको पढ़ाया जाएगा, जो भी उनको बताया जाएगा, उसको वो उसका पूर्णतः उसका पालन करेंगे। तो ये पृष्ठभूमि के साथ योगाहार के बारे में भी बताना है, इस कार्यक्रम की उनकी इसकी रूपरेखा के बारे में भी बताना है और कार्यक्रम की जो प्रतिभागी की सामान्य जानकारी है, उसको भी पूर्व में लेकर के हमारे ट्रेनर, हमारे वक्ता, हमारे एंकरकर्ता जो एंकरिंग करेंगे, उन सबको इसके विषय के बारे में पहले से अपनी तैयारी करनी है और उसी तैयारी के आधार पर वो जब प्रशिक्षण देंगे, पाठशाला को चलाएँगे, तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा और हम जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति को अच्छी तरह से कर पाएँगे। तो ये आज की पृष्ठभूमि है, आज के जो हमारा चर्चा का होने वाली है, उसकी पृष्ठभूमि है और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर रमेश चंद मेहरा जी जुड़ गए हैं, जी तो ओ, वो एंकरिंग भी करें और वो सबसे अनुभव लें और जो भी सबके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनको आप नोट भी कर लीजिएगा और जी नोट करके उसको बाद में एक बार आप बता भी दीजिएगा कि आज सबके जो सुझाव हैं वो क्या-क्या हैं, क्रमबद्ध तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ सुझाव आए हैं, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बातें आई हैं, तो उसको बता कर के हम अपनी पाठशाला की का जो ढाँचा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं और यह पाठशाला मैंने भी अपने कुछ फ़ोरम में कल डाली थी, मैंने ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की क्योंकि पहला दिन में कुछ चीज़ें हमारी नहीं था कि हम कैसे कर पाएँगे। तो लेकिन ये लिखा कि ये पाठशाला किसानों की आवश्यकता के अनुरूप, ये किसानों के द्वारा संचालित और किसानों के लिए है और इसमें जो भी सीखने वाले लोग हैं, वो इसमें आमंत्रित हैं। यानी कि जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता जिसकी है वही इस कार्यशाला में जुड़े और मैं कल देखा कुछ लोगों ने जॉइन किया था, हालाँकि हम उनको बुला नहीं पाए, लेकिन इस कार्यशाला में समय-समय पर
हम ऐसे व्यक्तियों को बुलाने का प्रयास करें, ऐसा मेरा सुझाव है, मेरा अपना सुझाव है कि इस कार्यशाला जो एक 52 महीनों तक 52 सप्ताह तक चलेगी, उस 52 सप्ताह में आप अलग-अलग विषय के जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी वक्ता के रूप में बुलाने का प्रयास करें, जिससे कि हम उनकी जो है ना, उनके अनुभवों को भी हम सुन सकें। वक्ता का मतलब ये हुआ कि हमारे जो हमारे किसान हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, तो उनके लिए एक समय उनके लिए रख दें। कोई हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी विभाग के हैं, कृषि विभाग के हैं उदाहरण के लिए, उनको भी बुला करके उनका भी वक्तव्य रख लीजिए। इसी तरह से जैसे कल हमारे सांसद जी आए थे और उनका पास समय की बहुत कमी रहती है, ये हमने अनुभव किया और उसमें केवल उनको अपनी बात कहने तक का ही मौका था। शायद उन्होंने हमारी बात सुनी भी नहीं होगी या जो डॉक्टर चौहान ने अपनी बात की थी, शायद पूर्ण रूप से वो नहीं सुन पाए। तो इस अवसर पर आने वाले समय पर हम ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी इस कार्यशाला में, इस पाठशाला में समय-समय पर बुलाएँ जिससे कि उन तक के भी ये बात पहुँचे। इसके अलावा आपके जो स्थानीय विधायक हैं नर्मदापुरम के या अन्य उसके महाराष्ट्र में जिन जिलों में काम हो रहा है, अगर उनके पास भी थोड़ा-सा समय है, तो उनको भी इस कार्यशाला में सम्मिलित करें। इसके अलावा इस देश के विभिन्न राज्यों में कुछ एक नेटवर्क हैं, उसमें भी कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, जो कि भूमि सुधार के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनको भी हम अपनी इस पाठशाला में समय-समय पर बुलाएँ और एक दिन तय कर सकते हैं कि महीने में हम एक दिन ऐसा अपने अनुभव को साझा करने के लिए भी रख सकते हैं और उस समय हम चर्चा और आपने जो अभी तक के कार्य किया उसकी समीक्षा महीना, 2 महीना जो भी आपको लगता है कि उचित रहेगा, उसमें डॉक्टर चौहान के भी अपने इनपुट्स उसमें आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बुला करके इस पाठशाला की जो उपयोगिता है और इसमें सहभागिता है, उपयोगिता और सहभागिता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और जिस विषय पर जो हमारे वक्ता आते हैं उनको भी आप लिस्ट अगर पहले से तैयार कर लेते हैं कि ये हमारे वक्ता जो हैं भविष्य में बुलाए जा सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं पहले से ही, तो ये आपकी इस कार्यशाला की तैयारी करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य होगा और इस पाठशाला को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम सब अग्रसर आगे की तरफ हो जाएँगे। तो आज की मेरे कुछ सुझाव थे और इस क्रम में अब आगे मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री रमेश चंद्र मेहरा जी इस आज की जो बैठक है उसकी संचालन भी करें और सबसे फीडबैक भी लें और नोट भी कर लीजिएगा और बाद में एक बार सबको बता भी दीजिएगा जी और जी मैं जी। कोशिश करूँगा कि मैं आज मैं ऑफ़िस जाऊँगा तो मैं ऑफ़िस जा कर के दिन तक के आपको उस सर्वे फॉर्म को बना करके उसका लिंक आपके पास भेज दूँगा। उसका विश्लेषण करने वाला जो फॉर्म शीट है, वो भी आपके पास भेज दूँगा। आप उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ सुझाव अगर कुछ करना है, तो उसको भी मैं करके और उसके बाद फिर हम इसको सर्कुलेट कर लेंगे। जी, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। अ, मैं क्रमशः जो है अपने साथियों को बुलाता हूँ और शाम कल जो हमारी मीटिंग हुई है, जो प्रशिक्षण में डॉक्टर चौहान ने बताया है, और उसमें हम हमारे तरफ से जो आपने जो बताया वो तो ठीक है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है इस पर भी आप थोड़ी चर्चा करें। और दूसरा ये है कि जैसे निश्चित रूप से सर ने बताया कि जैसे ही हम जो अपने किसी अतिथि को बुलाते हैं उनके पास समय की कमी रहती है। कल भी यही हुआ सर, बहुत शाम तक पता नहीं चल पाया कि वो अपने को कितना समय देंगे और इस कारण ये सब होते रहे, कब जुड़ेंगे, कब कैसा होगा, तो वो पूर्ण स्पष्ट बात नहीं हो पाई, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो मैं आदरणीय हमारे अनिल राय अनिल राय जी जो है, आप सबसे पहले ऊपर हैं तो आप बताएं, कल आप जुड़े हुए थे तो कैसा लगा और उसमें क्या होना चाहिए। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। कल जो पाठशाला थी योगाहार के
युगहार पाठशाला वो बहुत ही अच्छी थी। और जिसमें जो चुना गया, जो 52 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा, वह एक एक करके, कल तो कुछ केवल भूमिका और प्रस्तावना और उद्घाटन ही था, और इसके आगे जो हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा वह काफ़ी उत्सुकतापूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखकर कि कैसे कैसे हम अपने ज़मीन की उर्वरता और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे कीटनाशक, कैसे और सब दवाओं का उपयोग करें जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो, इस पर व्याख्यान यदि होता है तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी उत्साहजनक होगा और काफ़ी सीखने वाला होगा। जी ओ जी कल के जी आदरणीय अशोक पटेल जी। आदरणीय अशोक पटेल जी। अरे दादू, हैंड रेस देखो ना यार, हैंड रेस नहीं देख रहे हो? जी 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 हाँ, आदरणीय शरद भैया जी। जी। आज सुबह की योगशाला बहुत अच्छी रही और बहन जी ने योगशाला बहुत अच्छे से कराया, बहुत सारे भजन सुनाए। और आज आज चर्चा है कल के कार्यक्रम की। कल के शाम का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लगभग 65 से 70 लोग उसमें जुड़े हुए थे और एक उत्साह था कार्यक्रम में। ऐसा लग रहा था कि आदमी सभी जैविक के ऊपर जाना चाहते हैं और लोगों की जिज्ञासा थी कि सारी चीजें सुने। और उस समय सांसद जी जुड़ गए थे और सांसद जी का एक फोन आ गया था, लेकिन काफी कुछ उन्होंने संतोष सर जी की बातें सुनी है। और वो भी एक किसान के पुत्र हैं और किसानी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा ऐसा समझाने की भी आवश्यकता नहीं। वो अपनी बातों को जरूर ऊपर तक पहुंचाएंगे। और कल के कार्यक्रम में विशिष्ट ये रहा कि कल तो सिर्फ परिचय हुआ और उद्घाटन हुआ था, बहुत अच्छा। कल के संचालन में मुन्नीलाल सर जी ने काफी मदद करी थी, लेकिन बार बार डिस्टरबेंस हो रहा था, तो कोई उसको काटने वाले में दिक्कत आ रही थी। अगर किसी की जैसे सदन में ड्यूटी लगती है तो वो अपनी ड्यूटी को पूरा निभाना चाहिए। जैसे पवन सर ने जिसको लगाया है, तो वो कार्य बहुत जरूरी है और इस कार्य को पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये एक सदन की गरिमा है। अपने कार्यक्रम में क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एक दुबे सर जी ने नागपुर से पुणे में जब ट्रेनिंग में भेजा था, पहला दिन था, और उससे लेके आज तक इतना परिवर्तन हो गया है कि आप सोचिए, किसान जो योगाहार से जो चीजें सीखी हुई थी, आज वो खेतों के अंदर आ गई है और खेतों में वो चीजों को यूज करने लगा है। कैसे ट्राइकोडर्मा डालना है, बवेरिया डालना है, बहुत सारे गौर साहब, डेयरी है एमएल गौर साहब, बहुत सारे अनुभव रहे वो डेयरी वाला और बहुत सारे वो उन्होंने वो बताया। ये घर लगे लने तो कौन लगे ले ले संजिया का काज ले ले ये चाहिए। ये अनिल अनिल भाई साहब, आपका मोबाइल बंद कर लेंगे क्या? जी, बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। सभी लोगों के इस कार्यक्रम में सुझाव की जरूरत है। आप अपने अपने सुझाव अवश्य देवें। जी ओम। मधु कहाँ चले गए? जी ओम। जी ओम। मेरी कल ऐसा जी कल कार्यक्रम में ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ डिस्टरबेंस आ रहे थे और उनको हम रोक नहीं पा रहे थे। तो वो आदरणीय शरद भैया ने उसके संबंध में यहाँ पर हम लोगों को इंगित किया है। तो निश्चित रूप से ऐसी कमियों को आगे देखा जाएगा। अब मैं देखता हूँ हैंड रेज है किसी का, तो हैंड रेज अभी किसी का मुन्नीलाल है सर जी नहीं। को बुलाइए ना, तो मुन्नीलाल सर जी। आदरणीय आदरणीय मुन्नीलाल जी आए और वो अपनी बात कहें। जी हो।
आदरणीय मुन्नीलाल जी। आदरणीय ब्रह्म, ये आवाज आ रही मेरी? जी आ रही ट्रेन में हूँ, अभी ट्रेन में। अच्छा, आ रही है आवाज, आप प्रणाम। कुछ। और जैसा कि आदरणीय शरद शरद वर्मा जी ने कहा है कि कितना बड़ा हमारे सौभाग्य की बात है और कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम युगहार के माध्यम से आज किसान जो है टाइकोडर्मा, बबेरिया बेसियाना, ये सब चीजें बनाने लगा है स्वयं। ये जो है रिसर्च का विषय है और वैज्ञानिक और बड़े बड़े संस्थान सरकार बनाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जो किसान अपने खेत में जो फार्म लैब तैयार करके बनाने लगा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? तो ये बहुत ही, और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी सहित उन 8 किसानों को, जो नर्मदापुरम के 8 किसान फार्म लैब पर ये सब प्रयोगशाला में कार्य करने लगे हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय पवन कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में यह युगहार कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, पतंजलि के सदस्य वैज्ञानिक गण, हमारे किसान बंधु देश के विभिन्न राज्यों के जुड़े होते हैं और जो जुड़ते हैं, हमारी बहनें जुड़ती हैं, भाई जुड़ते हैं, योग शिक्षक, साधक, सभी, इनकी वजह से ये हम सब कर पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेहरा जी ने कल कहा, तो आगे अपन और सुधार करेंगे और माननीय सांसद जी का कल इसमें उद्बोधन रहा और यह उद्बोधन एक लोकसभा सदस्य के द्वारा योगहार कार्यक्रम में उनको ये जानकारी होती है कि योगहार कार्यक्रम के किसान भाई अब क्या करने लगे हैं। इसी प्रकार से हमारे आदरणीय दिनेश जी ने विधायक जी को जोड़ा था उत्तराखंड से, सांसद जी हो गए, विधायक हो गए, आईपीएस अधिकारी, प्रमुख सचिव सहित इस प्रकार के सभी प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे 20 कम से कम पद्मश्री जुड़ चुके हैं, जो उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। उनके अनुभव हमने सुने, इसी अनुभव को लेते हुए छोटे छोटे से कार्य हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पुनः सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से ये युगहार कार्यक्रम बढ़ता रहे और आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के द्वारा सभी सदस्यों से संवाद किया जा रहा है और जो सदस्य जो प्रति उत्तर मिलता है तो वो नोट कर रही हैं, तो उनके भी प्रसाद को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम। जी बहुत सर, कल के कार्यक्रम में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं हमारे जो जो भी वक्ता आगे आएंगे वो निश्चित रूप से कार्यक्रम हमारा बहुत सुंदर रहा है, अच्छा रहा है और मुख्य अतिथि ने भी अपनी बात कही है, पर हमारे कार्यक्रम में और क्या सुधार होना चाहिए इस पर भी आप लोग थोड़ा बोलेंगे तो एक तरह से हमको और अपने कार्यक्रम को सुधारने में, निखारने में अच्छा लगेगा। तो मैं आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी आदरणीय मेहता जी, मेहरा जी, सादर प्रणाम आपको और सभी महानुभावों को हृदय से अभिनंदन। मुख्य बात यह है कि कल किस तरह का कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से कल का जो कार्यक्रम रहा, जो शुरुआत रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा और काफी लोग जुड़े थे जो इस योगाहार में जुड़ते हैं। करीब 65-70 आदमी के आसपास, 70 आदमी के आसपास लास्ट तक जुड़ गए थे। तो जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं और पहली बार जुड़ते हैं तो उसमें कुछ कमियां, कुछ डिस्टरबेंस, कुछ लोगों को नहीं पता रहता कि हम कैसे इसको बंद करें, खोलें, तो वो हो जाता है और धीरे धीरे वो 1-2 राउंड में सब सही हो जाएगा। हम लोगों ने भी देखा है, जब इस तरह की मीटिंगें किया है और करीब 100 लोग जुड़ते हैं तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस होते रहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, यही अपेक्षा है कि जितने लोग जुड़ेंगे और इस बात को सुनेंगे तो फिर वो अपने घर पे उसको अमल करेंगे, अपने खेतों में अमल करेंगे और धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये कितनी बड़ी बात है कि जो चीज बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनता था और वो बड़े तमाम चैनलों के माध्यम से होते हुए
और फिर किसानों तक पहुंचता था। जैसे कि आदरणीय शरद वर्मा जी कल बता रहे थे, ये सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है और सही बात है, सब चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट से हमने इसके पहले जितना ट्राइकोडर्मा देखा था, जो सरकारी डिपार्टमेंटों में आप जब सीड लेने जाते थे, खरीदने जाते थे, तो वहां से ट्राइकोडर्मा वगैरह ये मुफ्त में दिया जाता था कि आप ले जाकर के उसको वो करिए। लेकिन वो लोग जब देखते थे कि ये ट्राइकोडर्मा अब एक्सपायर हो गया है, तो उसको केवल जो मिल पन्नियां होती हैं उसको बाहर करके और पॉलिथीन में इस तरह के वो करके देते थे। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें इस तरह की चीजें कि जितना ही फ्रेश रहेगा, इसका 6 महीने का एक्सपायरी ही होता है, और 6 महीने के अंदर में आप सोच सकते हैं कि अगर वैसे हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो अंदर की बात थी, उसमें ये कहा गया था कि 3 महीने तक तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो 6 महीने बढ़ाया गया और 3 महीने और बढ़ाया गया, वो कंपनियों के थोड़ा सा दबाव में बढ़ाया गया कि ये कंपनी चाहती थी नहीं, हम 3 महीने तक में नहीं पहुंचा पाएंगे और किसान जो है नहीं ले पाएगा, तो ज्यादा नुकसान कंपनियों को होगा, तो ये 6 महीना किया गया। आप समझ सकते हैं कि इसमें चूंकि जीव रहते हैं और जीव का जीने का एक सिस्टम है कि कितने दिन तक जी सकते हैं, तो इसीलिए ये हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने खेत में इसको बना लेंगे और बना करके अपने घर पे ही बना करके अपने खेतों में डालना शुरू कर देंगे, तो ये 100% काम करेगा सारे। और ये जो ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बैसिया ना, ये जब सारा आप अपने घर पे बना करके और कम पैसे कम लागत में बना लेंगे, तो फिर आपका ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरह से चल जाएगा। जो हम लोग देख रहे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। लेकिन जब मैं कभी कभी गांव में जाता हूँ और लाख प्रयास करने के बाद जब मैं देखता हूँ कि आखिर हम लोग के इतना प्रयास करने के बाद कितने लोग इसमें कार्यक्रम को शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा निराशा होती है। फिर भी उसको पॉजिटिव लेते हुए और फिर बातचीत करते हुए प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन सबका कहना यही है कि थोड़ा सा सिस्टम बन नहीं पा रहा है उस तरह से रमेश कि चंद हम मेहरा जी इसको। म्यूट कर लें, रमेश चंद मेहरा जी। तो ये जो बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर, इस काम का जब हम प्रयोग घर पे कर लेंगे, घर पे बना लेंगे, तो जैविक खेती को रोकने का कोई मतलब न होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है कि आप इसको, अगर आपके पास थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग के पास गाय कम है, भैंस है, कुछ इधर से है उधर से है, लेकिन फिर भी अगर ये जो चीजें शुरुआत हो गई और इस तरह से लोग धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिए, तो इसके बाद जो है इसको आगे बढ़ा लेंगे। जहां तक इसमें जोड़ने की बात है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो अपने घर पे बना लें और वो खेत में जाने के बाद बहुत इफेक्टिव हो जाए, उसके बारे में प्रयास करना है कि इसके अलावा भी हम कौन कौन सी चीज आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रयोग सफल हो रहा है, वो बस इसीलिए सफल हो रहा है कि बहुत आसानी से और बड़े कम खर्चे में ये बन जा रहा है। और अगर थोड़ा सा भी लोग ध्यान देंगे, जिसके पास 10-20 एकड़ खेत है, और उनको कायदे से मोटिवेट किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को नकारेंगे कि नहीं ये चीज हम नहीं करेंगे। तो वो सारे लोग जो बड़े बड़े किसान हैं गांव में, पहले वो तो अपना शुरू कर देंगे, करने के बाद फिर छोटे छोटे किसान भी उसमें जुड़ते जाएंगे। और जहां तक पैसे कमाने वाली बात है, एम्प्लॉय की बात है, वो तो अलग बात है। अगर किसान अपना ही काम कर ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें यही देखना है कि इसके बाद हम और क्या क्या जोड़ेंगे इस पाठशाला में, जिससे कि किसानों को डायरेक्ट लाभ हो जाए, उसको जोड़ते जाएंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये पाठशाला बहुत ही प्रभावशाली होगा और किसानों के हित में होगा और किसानों को फायदा होगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें मार्गदर्शन दिया और नई बातें भी बताई है। अब मैं आदरणीय हमारे
भूपेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी का हैंड रेज है। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी। जी जी जी, चौहान सर। सदन को मेरा प्रणाम। एक्चुअली हैंड रेज मैंने अभी जो किया था, हमारे नागपुर डिवीजन के जो आदरणीय शंकर जी तोटावार सर है, तो कल उन्हें कुछ चीज़ें रखना थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन के माध्यम से यह जो भी पाठशाला है वो किस तरह बढ़ना चाहिए, और उस बारे में यह जो विचार है प्रशासन के माध्यम से आदरणीय तोटावार सर रखे, यह मैं चाहता हूँ। मेरी बात मैं बाद में रखूंगा, पहले हम तोटावार सर की बात सुने, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, मैं आदरणीय तोटावार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। जी हो हरिओम, सबको प्रणाम। ये जो अभी हमने जो प्रयोगशाला जो बनाए, सबसे पहली बात अपनी ये है कि अभी ट्रेनिंग सेंटर जो फार्मर्स के लिए बनाए, वाशिम में एक जगह बनाए। हमने एक बात उसमें लगाई, कौन सा भी ट्रेनिंग सेंटर में उसमें गवर्नमेंट का ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट रहा तो वो सीधे तरीके से नहीं चलता है। तो हमने क्या किया, फार्मर्स को ही ट्रेनिंग देना चाहिए। ऐसी तरह से अगर हम जाते हैं तो ही हम एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हो गया तो मैं जो हमारे वाशिम में मैंने देखा कि हम ट्रेनिंग सेंटर भी जो फार्मर जो खुद ट्रेन हुए वही दूसरे फार्मर को अगर ट्रेन करते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई आदमी अंदर रहा तो फार्मर थोड़ा झिझकता है उनसे बात करने के लिए। कोई शंका आई तो बोलता पूछना नहीं पूछना। तो पहले हम हमारे किसान जो है उनको अच्छा ट्रेन करेंगे और किसान ही दूसरा किसान को पढ़ाएगा। ऐसी तरीके से अगर हम सेंटर्स बनाते तो ये अपना बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। और बहुत से किसान भाई खुद के भी उनके कुछ प्रयोग है। मैं संतोष साहब को वही बताया कि जो तुमने बनाया वो भी ठीक है। अभी हर एक जिले में या तालुके में गांव में कुछ ऐसे भी काश्तकार है, उन्होंने भी कुछ खोजा हुआ है। तो ऐसे जो जो प्रयोग है हम वो प्रयोग भी हम हर ट्रेनिंग में रखेंगे। अभी हमारा क्लास ऐसा जाएगा, हम एक एक सब्जेक्ट लेके उसको कंटिन्यू पहले 10-20 मिनट हम टेक्निकल प्रेजेंटेशन करेंगे, बाद में 20-25 मिनट हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी तरीके से अगर हमारा ये चलते रहा, और आपने बहुत अच्छा किया, रात में ट्रेनिंग सेशन करना, सुबह में आधे घंटे में क्वेश्चन है तो उस बार पूछना। क्वेश्चन और ट्रेनिंग दोनों एक साथ 1 घंटे में नहीं हो सकता है। थोड़ा इसका शेड्यूल बना के उस टाइप से हम अगर जाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सुबह के सेशन में लोगों के उनका क्या कहना है, उनके कुछ अलग से कुछ सजेशंस है तो हम ऐसे तरह से लेते गए तो आप आराम से हम अच्छा चला सकते हैं। और दूसरा हमने जो फार्मर को हेल्प जो किया है ये लैब बनाने के लिए, तो इसमें 3 मॉडल संतोष साहब ने बनाए। जिनको छोटा करने का है वो छोटा करे, जिनको मध्यम करना है वो मध्यम करे, जिनको बड़ा करना है, जैसे होल्डिंग है उनका गट का अपना फार्मर्स का जो ग्रुप जो है वो ग्रुप का जितना एकरेज है उस तरीके से हम बनाएंगे। इसको भी अगर जैसे हमारे गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया है, हम 75% सब्सिडी फार्म लैब एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए देते हैं। ऐसा ही अगर आप कौन से भी राज्य से हो तो वहां पे भी अगर हम ऐसा असिस्टेंट गवर्नमेंट से लेते हैं तो गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट रहा तो बाद में प्रॉब्लम क्या नहीं आता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मैंने कल जो जिक्र किया था एक्ट का विषय है, तो फिर कोई तो भी किसके ऊपर काड़ा करेगा, कंप्लेन करेगा कि ये ऐसा बेच रहे वैसा बेच रहे। तो थोड़ा गवर्नमेंट का हेल्प भी हम हर स्टेट में अगर लेते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट का हम सब्सिडी अगर लेते हैं तो हमको न्यू स्टाफ बेचने में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो कई जगह ऐसी तकलीफ भी आ सकते हैं। तो ऐसा ऐसे हिसाब से हम सब चलेंगे। संतोष साहब, मैं शेड्यूल कैसा बनाने का हम दोनों डिस्कस करके बनाएंगे। तो शाम का जो सेशन रहेगा वहां पे हम 20-25 मिनट प्रेजेंटेशन रहेगा,
फिर बाद में कुछ लोगों के क्वेश्चन है तो वो ले लेंगे और सजेशन सुबह ले तो चलेंगे। इस तरीके से हम जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, बहुत अच्छा आपका जो सुझाव है कि साहब के इसमें हम लोगों को समय भी अच्छा मिल जाएगा। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा। जी तो सर, अब आप अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम। जो अभी तोटावर सर ने जो अपनी बात रखी है, तो मुझे भी उसी तरह से लगता है। और हम लोग पिछला 2 साल यानी 1 जुलाई 2022 से लेके आज तक हम लोगों ने हर संडे जो गूगल मीटिंग लिए है, उसके अनुभव के आधार पे सर ने कहा है, और हमें यह चीज सामने आई है कि अगर हम लोग इसका कंटिन्यूटी रखते हैं, यानी एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमारे सामने आया है कि हम 4 या 5 लोगों ने मिलकर यह गूगल मीटिंग स्टार्ट किए थे, और पिछले सप्ताह हम लोग 90+ लोग मीटिंग में हो गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी बंदे ने चर्चा करने के बजाय अगर अलग अलग एक्सपर्ट अगर इसमें आके अपनी चर्चा रखे, और हम लोग उसी तरह के जो एक्सपर्ट्स है उनको भी ढूंढ रहे हैं, वह भी अपनी अपनी बातें रखे, और 20 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा सेशन ना होवे। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअस 45 मिनट या 1 घंटा सेशन रखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से जो, क्योंकि एक जो चीज़ मुझे पर्सनली लगती है कि जैसा हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु, जैसा आज सूक्ष्म जीवाणु के बारे में अगर डिटेल में समझना चाहे तो जैसा मैं मेरा खुद का एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि मेटाराइजियम एनिसोप्ली, जो मेटाराइजियम का जो माइक्रोबियल कल्चर होता है, वो एक जो कल्चर है, उस एक कल्चर पे हम लोगों का जो एनसीएल में जो ग्रुप था, तो 4 बंदे एक ही समय मेटाराइजियम के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। अब कहने का मतलब यह है कि मेटाराइजियम यह तो एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन जैसा मेरे कुछ कलीग्स थे जो जो जैसा अरहर कहते हैं हम लोग, तुअर की दाल हम लोग रोज खाते हैं, तो तुअर की दाल में जो हेलिकोवर्पा का इन्फेस्टेशन आता है, तो उस हेलिकोवर्पा को कंट्रोल करने के लिए मेटाराइजियम किस तरह से काम करता है, इस टॉपिक पे एक हमारी जो कलीग थी वो पीएचडी कर रही थी। उसके बाद में दूसरी कलीग जो थी, मेटाराइजियम जो हेलिकोवर्पा होता है, हम लोग जब छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद में हेलिकोवर्पा के कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा जाके बैठती है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो मेटाराइजियम हमें लेबोरेटरी में अगर बनाना है, बड़े पैमाने पे बनाना है, या हमें खेतों में बनाना है, तो इन टॉपिक पे प्रोजेक्ट या पीएचडी कर रहे थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसकी गंभीरता अगर हम लोग देखी जावे तो बहुत गहरा यह ज्ञान है, और इन सब चीजों का छोटा छोटा सा, यानी अब और एक चीज मैं कहता हूं, आज मार्केट में जैसा नैनो टेक्नोलॉजी ये वर्ड यूज किया जाता है, पर नैनो क्या है यही पता नहीं है। और हमारी जो पाठशाला है, यह पाठशाला किसानों के लिए है, यानी हमें पहले किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, और उसके बाद में नैनोग्राम आता है। यह चीजें हमें पहली से लेके तो ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। पर मेरा जो किसान भाई है, जो कभी पाठशाला की तरफ, जो भी जैसा हम लोग कहते हैं कि एक पार्ट ऑफ एजुकेशन होता है, तो यह सब जो चीजें हैं यह अच्छी तरह से, यानी जिसको किलोग्राम पता है, आप डायरेक्टली अगर उनको नैनोग्राम की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वह चीज समझ में आना दिक्कत में आ सकती है। और इन सब चीजों का जो
गहरा जो नॉलेज है, यानी मैंने जो आपको कहा है कि मेटाराइजियम एक सूक्ष्म जीवाणु पे 3 पीएचडी या 4 पीएचडी हमारे ग्रुप में चल रही थी। और मैं ये सिर्फ हमारे ग्रुप की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जैसा गूगल सर्च हम लोग करते हैं, गूगल से ज्यादा अलग अलग साइट्स है, जैसा गूगल स्कॉलर है, sciencedirect.com है या नेचर पब्लिकेशंस है, इन साइट पे अगर हम लोग एक सिंपल सा वर्ड मेटाराइजियम डालेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों वैज्ञानिक इस मेटाराइजियम पे काम कर रहे हैं। और जैसा मेटाराइजियम माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, इस सिंपल से टॉपिक पे भी पीएचडी लोगों ने की है। फिर मेटाराइजियम, जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में हार्ट है, लीवर है, लंग है, किडनी है, तो उसी तरह मेटाराइजियम के शरीर में अलग अलग तरह के छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स का क्या महत्व है, जैसा और एक चीज, जैसा अभी हम लोग जब संशोधन करते थे तो कुछ इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों के साथ में भी चर्चा होती थी, इंटरेक्शंस होती थी अलग अलग मीटिंग्स में। तो एक चीज, जैसा मैं 2001 में जब फर्स्ट टाइम एनसीएल में ज्वाइन किया, कुछ कॉन्फ्रेंस में जब चर्चा चल रही थी तो एक चीज सामने आई कि मेटाराइजियम हम लोग छिड़काव करते हैं, इस हेलिकोवर्पा के कौन से पार्ट पे जाके सबसे पहले ये बैठता है, और बैठता है तो किस तरह से बैठता है, यानी जो अटैचमेंट है, एडसॉर्प्शन जिसको कहा जाता है, कि वह उसके स्किन पर कैसे जाके बैठता है। वह उसके हेयर को प्रीफर करता है, वह उसके स्किन को प्रीफर करता है। और अगर स्किन को प्रीफर किया तो अभी देखिए स्किन में काइटिन, प्रोटीन, मैनन, ग्लूकैन, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। फिर उसमें का प्रोटीन को प्रीफर करता है, काइटिन को प्रीफर करता है, ग्लूकैन को प्रीफर करता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत गहराई है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह सब चीजें सीखने के लिए हमें समय लगेगा। और मेरा जो प्रामाणिक एक प्रयत्न है कि जो 1995 से लेके आज तक जो भी माइक्रोबायोलॉजी सीखी है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी सीखी है, वह अगर एक साल में सिखाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो मेरा किसान भाई है उसको वो कितनी लेवल तक वो डाइजेस्ट हो पाएगा। और जैसा एक एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, हमारे जो दीपक जी है जो 2010 से इस एक्टिविटी से जुड़े हैं, अगर हम रोजाना इस विषय पे चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हर किसान भाई को आसानी से समझने जैसी बात है। सिर्फ इतना ही होता है कि हमें पहले सुनना है, हमें खुद को प्रैक्टिस करना है, उसका चिंतन करना है। और जैसा आज एक चीज है कि जैसा मैंने कहा है कि दीपक जी का हमारा जो एजुकेशन है, जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन दीपक जी का जो भतीजा है वैभव जी, जो यवतमाल की लेबोरेटरी संभालते, वैभव 12वीं कक्षा में साइंस ये टॉपिक था। तो वैभव ने साइंस का एक बेसिक बैकग्राउंड होने की वजह से आज वैभव को मैं कुछ पब्लिकेशंस भी पढ़ने के लिए भेजता हूँ। और दीपक जी भी, भले ही साइंस ग्रेजुएशन ना हो या साइंस बैकग्राउंड ना हो, तो दीपक जी भी नेचर जैसे पब्लिकेशंस पढ़ पाते हैं। और आज तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि इस नेचर पब्लिकेशंस को हम लोग इंग्लिश का कन्वर्शन मराठी में या लोकल लैंग्वेज में हम लोग कर पाते हैं। तो भले ही हम लोग ये सब चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंटिन्यूटी रहेगी। तो डेफिनेटली जैसा आज दीपक जी काम करते हैं, जैसा आज वैभव जी काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, और जैसा हमने मुझे याद नहीं पर कल सुबह सदन में हमारे वर्धा से हमारी नीलिमा ताई करके जो ज्वाइन किए थे, तो नीलिमा ताई 1 महीना ही हुआ है उन्होंने लैब स्टार्ट करके, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंटिन्यूटी रहे तो यह काम किसान भाइयों के लिए यानी 100% ये लोग कर सकते हैं। और जैसा अभी मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे जो भुवनेश्वर जी ने जो चीज कही है कि जो चीज हम लोग सोच रहे थे कि यह सिर्फ फैक्ट्री में बन सकता है,
मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव एक 2 मिनट में शेयर करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में काम करता था तो हमारे साथ में ग्रुप में कुछ पीएचडी हुए हुए बंदे थे, कुछ एमएससी हुए हुए बंदे थे, लेकिन आज हम कोई भी इंडस्ट्री में जावे तो जो मैन फोर्स होता है, जो वुमन फोर्स होता है, जो एक्चुअल काम करता है, यह बंदा या तो 10th पास होता है या 12th पास होता है, या कुछ कुछ बंदे 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए होते हैं। और उसी तरह हमारे यहाँ इंडस्ट्री में भी एक बंदी जो 7वीं कक्षा पास थी और उसका खुद का जो अनुभव था वो 10-12 साल यानी ऑलमोस्ट 10-12 साल के अनुभव के बाद में वह बंदी मेटाराइजियम किसको कहा जाता है, बिवेरिया किसको कहा जाता है, ट्राइकोडर्मा किसको कहा जाता है, यह माइक्रोस्कोप में मुझे दिखाती थी। और यह चीज जब सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि यस, यह चीजें हो सकती है। और जैसा ये सारी जो चीजें हैं, जैसा हम लोग एनसीएल में जब पढ़ते थे तो हमारे जो यानी जो भी मेरे सर लोग थे, डॉक्टर मुकुंद देशपांडे, ये 2006 में ही उन लोगों ने मुझे कहा था कि यह जो दवाइयां है, यह जो खाद है, हम लोग खेतों में आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। जैसा आज अगर हम लोग 1 किलो आटा 10 महिलाओं को दे दे और रोटी बनाने को कहा जाए तो पानी आप सेम दे दीजिए, आटा सेम दे दीजिए, लेकिन जो रोटी है वो अलग अलग बनती है। तो यह प्रैक्टिस का भाग होता है और उसी तरह का प्रैक्टिस अगर हम लोग यहाँ करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज हर किसी के लिए सिंपल है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, यानी जो 2001 से जो काम चल रहा है और यानी भारत में की बहुत सी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी हम लोगों ने ट्रायल्स किए, ग्लोबली अलग अलग देशों के साथ में जब इंटरनेशनली एंडो ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट था, एंडो स्पेनिश प्रोजेक्ट था या एंडो मेक्सिको प्रोजेक्ट था, इन सब प्रोजेक्ट्स में से जब वहां के किसानों से बात होती थी तो ऐसा लगता था कि यस, यह सारी चीजें किसान भाई भी कर सकता है। तो मुझे आप सभी से यही कहना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम यह चीज लेके जा सकते हैं, हमें लेके जाना चाहिए। और एक किसी बंदे ने कम से कम 10 किसान भाइयों को इससे जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर यह चीज होती है, और एक चीज और कि किसान भाई खुद के लिए तो बनाएगा ही, लेकिन आप सोचिए, जैसा मैंने कल भी एक चीज रखी थी कि हमारे वाशिम के एरंडा में जहां 4 लोगों ने काम स्टार्ट किए, आज 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। और वह 10 लोग अगर गांव के पूरे लोगों के लिए दवाई बनाएंगे शुरुआती दौर में, तो गांव के लोग वहां अट्रैक्ट होंगे। और गांव के लोग अगर अट्रैक्ट होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को हम धीरे धीरे आगे रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अगली जो हमारी कक्षा है, एक्चुअली अभी सीजन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी कभी अगर सप्ताह बहुत दूरी हो जाती है तो हम हर 3 दिन के बाद में भी यह कक्षा, क्योंकि यह सब ऑनलाइन है, तो जो भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जरूरत पड़ती है तो एक सप्ताह की राह ना देखी जाए। अगर मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद में यह इस टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए, तो हमें ऐसा लगता है कि उसको जैसा हर सप्ताह का अवधि ना रखा जाए, जैसी जरूरत होवे वैसा होना चाहिए। और एक चीज जो हम लोगों ने जो वाशिम में जो देखी है, यानी हम लोग जो कक्षा लेते थे तो सुबह 6 बजे से लेके तो रात को 11 बजे तक कक्षा चलती थी, और सिर्फ सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बस इसी लिए छुट्टी होती थी। लेकिन उसमें से बहुत सी चीजें सामने आई है और जैसा जरूरत होवे उस तरह का काम होना चाहिए। यह मेरी सोच है। बाकी आप सभी इसमें आपके जो भी विचार है रख सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और पतंजलि को स्पेशली, क्योंकि आज अगर दादू या दादू की टीम या शरद वर्मा जी अगर
पुनः नहीं आते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि का मैं जितना भी धन्यवाद दूं कम है। इसी तरह से हम लोग जोड़े और अच्छे से आगे बढ़े। धन्यवाद। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें हमारे साथियों को बताई है और आपने अनुभव भी बताया है कि एक सातवीं की जो है बच्ची भी जो है इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे किसान भाई भी इसको आगे ले जाएंगे। अब मैं आदरणीय जो है डॉक्टर दुबे जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और 2-3 चीजें रखूंगा मैं। सबसे पहले तो जो अलग अलग अपन अतिथि जोड़ने वाले हैं, चाहे शासन के हो प्रशासन के हो, इनके लिए अपन एक राइटअप बनाएंगे। क्योंकि क्या है, जो सांसद है या प्रशासकीय अधिकारी है वो बात तो सुन लेंगे, लेकिन कितनी बातें उनके ख्याल में रहेंगी, उनके पीछे काम भी बहुत सारे रहते हैं। तो उसके बजाय अगर एक आध पेज का हम सब लोग मिलकर, चौहान सर और पूरी योगहार टीम मिलकर अगर एक राइटअप बनता है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए शासन स्तर पर, सोशल स्तर पर, किसान स्तर पर, जो भी हो, तो इस तरह एक राइटअप बना के वो जो भी आएगा उसको अगर हम देते हैं तो हमारा काम आसान बन जाएगा। एक दूसरा कि ये प्रोग्राम जो भी नए साथी मिलते हैं और नए साथी जुड़ते हैं, जो छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो उसके लिए शुरू में अगर कभी अपनी 8 बजे अगर पाठशाला चालू होती है तो उसको सबको 8 के 5 मिनट पहले जुड़ा जाए, इस तरह की मतलब सूचना रहे। और वो 5 मिनट में कि भाई माइक बंद करना, कब खोलना, क्या खोलना, बीच में नहीं बोलना, जो भी एक तकनीकी चीजें होती है और एक डिसिप्लिन के लिए होती है, वो 5 मिनट में यदि हम शुरू में मेहरा जी या और कोई अगर इंस्ट्रक्शन से देता है तो निश्चित रूप से नए लोग जो है वो डिस्टरबेंस नहीं करेंगे और सुचारू रूप से ये काम होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज कल के भी चर्चा में हुई और आज के भी चर्चा में आई कि नीति निर्धारण की बात है। हम तो इस मंच पे कई बार बोल चुके हैं कि सिर्फ किसानों से प्रोडक्शन करवाने से ये मसला नहीं होगा। कल संतोष सर ने बहुत अच्छे से ये बात कही, सुबह के भी क्लास में बोली कि सालाना इनकम किसान का सिर्फ 30,000 रुपया है। बहुत बढ़ा चढ़ा के एवरेज भी देखा तो 50,000 रुपए है और उसमें जो गुजारा होता है वो गुजारा होता नहीं है। उसके प्रोडक्शन से लेकर तो प्राइसिंग तक बहुत जो अलग अलग पहलू है, इन सभी पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। तो नीति निर्धारण की, और दूसरा तोटावार जी जो कल बोले थे कि भाई अगर हम ये अलग फार्म लैब पे बनाते भी है उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि वो बेचने से और एक्साइज ड्यूटी और बाकी जो फार्मूलेशन है वो प्रतिबंध आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें एक नई नीति निर्धारण करने की जरूरत है कि किस तरह से अगर फार्म लैब का प्रोडक्ट अगर बेचा ही नहीं जाएगा तो संतोष सर का जो एक सपना है कि भाई गांव के गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कैसे कैसे जनरेट होंगी। हर गांव में अलग अलग पॉलिटिशियंस रहते, भाई ए अगर बना रहा उसको 2 पैसे मिल गए तो बी कंप्लेंट कर देगा कि ये तो बेच रहा है। इस तरह से और पैकिंग में या आजू बाजू पन्नी में जो भी करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको अपन जैसा एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते या कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते, इस तरह का एक दर्जा उसको मिलना चाहिए। और जैसा स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, स्किल ओरिएंटेड के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो ये चौहान सर का जो पाठ्यक्रम है उसको स्किल ओरिएंटेड के रूप में यदि मान्यता मिल जाती है तो स्किल ओरिएंटेड मान्यता और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के रूप में उसका प्रोडक्शन, ये 2 चीजें अगर साथ में रहती है तो फिर उसको बेचने में सुविधा भी हो जाएंगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। यह सुझाव का यानी ये नीति निर्धारण में करने की जरूरत है। और आखिरी मुद्दा कि प्रोडक्शन के साथ साथ ये जो बातें होती है तो इसमें प्राइसिंग वाला बात, स्टोरेज वाली बात, ऑर्गेनिक के प्रोडक्शन की जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन होता तो उसमें कम से कम 20% 25% उसको ज्यादा चीजें मिले। और वो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है तो कम से कम स्कूलों में मिड डे स्कूल होता है, मिड डे स्कूल में बच्चों को
अभी भी केमिकली भोजन मिलता है। तो क्यों ना भाई एक छोटी सी पहल करके कि भाई मिड डे स्कूल में जो भी भोजन जाएगा वो उसी गांव के या उस यानी जिले से जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा वही मिड डे स्कूल में जाएगा। इतने एक छोटा सा प्रावधान अगर नीति निर्धारण में होता है तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से 2 पैसे किसान को भी मिलेंगे और ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक का बढ़ावा भी होगा। अंत में मैं एक बात कहूंगा कि ये जो फार्म लैब किसानों के जरिए होती है वो तो एक निश्चित पहलू है, लेकिन दूसरे तरफ अगर हम नेटवर्क देखें तो कई कृषि स्कूल है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये कृषि विद्यालय है, कृषि पॉलिटेक्निक है, कृषि महाविद्यालय है। इनके जो स्टूडेंट्स है, इनके स्टूडेंट्स को यदि कंपलसरी एक ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए नीति निर्धारण में कि आपको ये 3-4 चीजें बनाना पढ़ना ही पड़ेगा और इसका प्रोडक्शन देना ही पड़ेगा, उसी के बाद में आपको वो जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो प्रदान किया जाएगा। ऐसी अगर एक नीति बनती है तो हजारों स्कूल, हजारों किसान के किसानों के बेटे या उसमें जो छात्र है, स्नातक है, डिप्लोमा धारक है, कृषि स्कूल वाले हैं, तो इनके नेटवर्क के जरिए बहुत बड़े पैमाने में हम ये फार्म लैब के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो किसानों को बेच सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नई बातें बताई है सर आपने, और निश्चित रूप से किसान से विद्यार्थी तक की बात पहुंचे। अब मैं आदरणीय हमारे जो हैंड रेज है वो प्रदीप राज वर्मा जी के हैं और डॉक्टर रोशन राउत जी के हैं, तो मैं डॉक्टर रोशन राउत जी को बुलाता हूं, फिर आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को बुलाऊंगा। डॉक्टर रोशन राउत जी। दादू धन्यवाद। हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है निश्चित रूप से सर आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है, आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? अब ठीक आ रही है दादू? हेलो जी जी ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारा चल रहा है और डॉक्टर चौहान साहब ने जो निश्चित रूप से, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और ये सूक्ष्म जीवों का जो विज्ञान है इसको किसान के क्षेत्र ले जाना निश्चित बड़ा कार्य है और उसको आपने जो किसानों तक ले गए हैं ये बड़ा साधुवाद का वो है। और ये जो प्रक्रिया चल रही है ये निश्चित रूप से हमारी खेती को, हमारी जो देश की कृषि को नई दिशा देगी, ऐसा निश्चित रूप से मेरा मानना है। जो आदरणीय पवन सर ने कहा था कि हम कक्षा के कुछ नियम बना लें, क्योंकि निश्चित रूप से जो अभी दुबे साहब ने कहा कि हम पहले जो है 5 मिनट पहले जुड़ने को कहें और जो उनको बता दें कि क्या नियम है और क्या वो है, वो एक कि इस कक्षा में कैसे वो करना है, तो वो तो मैं रिपीटेशन नहीं करूँगा। दूसरा योगाहार के बारे में, तो चूंकि क्या होता है शुरू में हम बताते हैं तो शुरू में लोग जुड़ते नहीं हैं उतने लोग, तो एक बार योगाहार के बारे में कि ये हमारी क्या योगाहार है, वो जब हम समापन करते हैं उस समय एक ब्रीफ कर दें कि ये हमारा योगाहार परिवार है, इसमें हम योग करते हैं सुबह और इसमें ये करते हैं और इसके माध्यम से हम ये कृषि और कृषि के उसकी चर्चा करते हैं। तो ये अंतिम में जरूर एक बार रिपीट कर दें कि प्रतिदिन, तो ये जब भी हमारा कार्यक्रम हो तो एक बार वो चर्चा मतलब जेहन में वो आ जाएगी। दूसरा जैसा डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा है, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी को और जीवों को, सूक्ष्म जीवों को मतलब सीखना, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी मेरे से सहमत होंगे, सिर्फ हम ये जो ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिकल क्लास होना आवश्यक होगा, क्योंकि स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है और स्किल के लिए हमको कहीं ना कहीं फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा। तो ये और एक निवेदन और करूंगा डॉक्टर साहब से कि इसका कुछ अगर फ्लो चार्ट हमारे, मतलब जब भी आप इसको बेवेरिया बनाना है या ट्राइकोडर्मा बनाना है या दूसरे भी मेटराइजियम या किसी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या फ्लो चार्ट और उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, तो वो भी
एक सरल भाषा में अगर मिल जाए तो वो अच्छा होगा, पर फिर भी प्रायोगिक उसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ अनिवार्य होगी, क्योंकि जैसा आपने स्किल का बोला तो कई सारे लेवल हमारे विश्वविद्यालय में भी कई सारे जो लेबर होते हैं वो इवन ब्रीडिंग में मैंने देखा कि वो इतना बढ़िया स्किल करते हैं कि जो पॉलिनेशन और वो करते हैं तो वो बहुत बढ़िया से करते हैं, जितना कि जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं उनसे भी अच्छा। वो खुद कहते हैं कि ये हमसे भी अच्छा करते हैं। तो निश्चित रूप से स्किल जो है वो किसी मतलब पर्टिकुलर उसमें होता है। एक निवेदन शरद वर्मा साहब से करूंगा। एक हमारे गुरुजी थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के, डॉक्टर A.K. रावत साहब, वो आपके नर्मदापुरम में ही रहते हैं। अगर आपसे संपर्क ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी उनसे बात करूंगा। तो एक बार उनको भी, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। जबलपुर जो JNKV की जो लैब है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत विद्वान व्यक्ति है। तो ये भी निवेदन है कि उनसे भी एक बार संपर्क कर लें इसके लिए, तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक साथी को और बढ़ाने की बात कही है। उनके नंबर यदि मिल जाएंगे तो नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम के आसपास जहां भी रह रहे हैं उन्हें हम खोज निकालेंगे। जी ओम। अब मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। वर्मा साहब जानते होंगे, उनके पिताजी भी वहाँ रहे हैं तो वो जानते होंगे। जी ओम, सादर प्रणाम। अभी रावत जी की बात हुई है तो वो हमारे करीबी हैं और उनका नंबर हम खोज के आपको दे देंगे, उनसे बात भी कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि हम किसान हैं और हर किसान एक विद्यार्थी के रूप में हमारे यहाँ योगाहार क्लब में काम, मतलब योगाहार टीम में एक विद्यार्थी के रूप में काम कर रहा है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये था कि हम जैसे नर्मदापुरम के 10 किसान हैं, तो 10 किसान जो हैं जिस विधि से भी खेती कर रहे हैं करने दें उनको, और हर एक किसान को एक आधा एकड़ का एक अपना प्लाट बनाए, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विधि का ही उपयोग करें और हम कंपैरेटिवली देखें कि कौन सी विधि ज्यादा कारगर हो रही है, और फिर उसके बाद सब विधियों के बाद उनको कॉम्पैक्ट करें, एक बनाए कि पहले बवेरिया डालेंगे, उसके बाद फिर फलानी चीज डालेंगे तो ज्यादा अच्छी खेती होगी। जैसे कि अभी हम सिर्फ बात करें कि सिर्फ हम ट्राइकोडर्मा डालेंगे और खेती बहुत ही अच्छी हो जाएगी, निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। किंतु मैं ये सोचता हूँ कि और भी, जैसे परसों एक 3-4 दिन पहले जो किसान आए थे, आई थिंक बलधा के आसपास के थे, जो बेस्ट डिकम्पोजिटर पे ही काम करते हैं, सिर्फ बेस्ट डिकम्पोजिटर से ही खेती करते हैं। मैं समझता हूँ कि बेस्ट डिकम्पोजिटर के अलावा वो कुछ और भी चीज अप्लाई करें ऐसी, हम लोग यदि कंपैरेटिव स्टडी करके उसको लिपिबद्ध करें और हर एक किसान को एक जिम्मेदारी सौंपे भैया कि आपको आधा एकड़ में सिर्फ बेस्ट डिकम्पोजिटर से करना है और बताना है रिजल्ट। दूसरे को बताएं कि हम भैया आपको गोकर्पा अमृत से ही करना है और उसके रिजल्ट बताना है, तो वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे से रिजल्ट बताएंगे और फिर हम उसको कॉम्पैक्ट करके एक नई विधि निकालेंगे कि पहले ट्राइकोडर्मा डाल दिया, फिर बेबियाना बस डाल दिया, और इसके बाद गोकर्पा अमृत ज्यादा अच्छा रहेगा या कुणप जल अच्छा रहेगा, या बेलजी वाला जो मठा के साथ बनाते हैं, जो बेसन दाल नहीं डालते हैं, वो जल अच्छा रहेगा खेती में। तो इस तरह से यदि हम एक कॉम्पैक्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे बढ़ेगी खेती हमारी। और रही बात ये, चौहान सर ने बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, वो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। और मुनीलाल भैया का विशेष आभार है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से संचालन किया है। आज 1000 से ज्यादा 1200-1300 दिन हो रहे हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जी ओम, बहुत बढ़िया, आपने एक नया सुझाव दिया है। उस पर भी निश्चित ही अभी आदरणीय हमारे पवन सर जी ने भी और दूसरे वक्ताओं ने भी इस पर बात की है। अब मैं अभी हैंड रेस तो किसी के है नहीं, हेलो, हैंड रेस यदि तो मैं मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। दादू तोटावार सर कुछ कहना चाहते हैं। जी 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 सर।
सर मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। फार्म लैब का कंसेप्ट ठीक है। मैंने थोड़ा सा अपने काश्तकार क्या क्या गलतियां करता है बोल तो जरा हिंदी हमारे को अच्छी बात नहीं आती, थोड़ा इंग्लिश में कभी बोले तो चलेगा क्या? हेलो। तो लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक क्या क्या गलती किसान करता है, ये मैंने खोजा है। ये भी एक लेक्चर में रखेंगे आपको, क्योंकि मैंने कुछ 3-4 साल फील्ड में हर काश्तकार के खेत में जाके मैंने देखा है, जो गलतियां भी हम सुधारते हैं तो भी हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब मेरे जिले में मैंने ये प्रयोग किया है, सोयाबीन का 1 एकड़ में 27 कुंटल तक प्रोडक्शन गया है। खाली हम गलतियां भी सुधारते हैं। देखो, हम कल्टीवेशन में किसान बहुत गड़बड़ी करता है, वो भी एक मैं लेक्चर आप सबको दूंगा। वो जरूर से वो भी सुधार भी हम करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी हर एक टूल्स में 10% से बढ़ी हुई नजर आई है। आप इनसे पूछ सकते हैं या एक आधा विजिट भी कर सकते हैं, तो मैं उधर आके भी लेक्चर दूंगा। ये गलतियां बहुत करता है किसान, इतनी गड़बड़ी करता है हर चीज में, तो वहाँ क्या क्या गलतियां होती है वो भी मैं एक लेक्चर में आपको सबको सिखाना, ऐसा मेरी इच्छा है। आपको लगा तो मैं वो भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम इनपुट बना रहे हैं वो भी ठीक है, हम जो गड़बड़ी कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सी गलती करते हैं। सोविंग करते वक्त हम डेप्थ नहीं देखते, ट्रैक्टर की स्पीड क्या रखना चाहिए, कितने डीप में सीड का सोविंग होना चाहिए, फर्टिलाइजर कहाँ गिरना चाहिए, हम स्प्रेइंग करते हैं तो पानी कैसा यूज करना चाहिए। ये छोटे छोटे बात भी हमें ना इसमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। ये भी बातें अगर हम सुधार लेते हैं तो मैंने एक 8 पॉइंट्स बनाए, उसमें हर पॉइंट में अपना 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो ये भी ज्ञान हम काश्तकार तक पहुंचाना चाहिए। हम महाराष्ट्र में मैं हर जिले में जाके ये सब चीजें बताता हूँ। बहुत सा चेंज हुआ है। अभी हमारे स्टेट में या वाशिंग डिस्ट्रिक्ट में हम सोविंग जो है ना, सोविंग बहुत कम हो गया है। सब हम रेज बेड के ऊपर डिबलिंग करके ही हम सोयाबीन लेते हैं। अभी सोयाबीन का पहले 40 किलो 1 एकड़ को सीड यूज करते थे, आज हमारे काश्तकार 14 किलो तक आ गए। और प्रोडक्टिविटी हर एक किसान का जिन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी से लिया है उसका 10 कुंटल से ऊपर ही है। तो ये भी जरा सीखना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं वो भी बातें सबको मैं समझा के बता सकता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक नई विधि की बात की है। निश्चित रूप से किसानों के से गलतियां होती हैं, वो भी सुधरेगी, तो वो भी हमारा एक ट्रेनिंग का पार्ट होगा। तो निश्चित रूप से इन बातों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी ओम। जी आदरणीय मेराजी भाई साहब, अब समापन करा दीजिएगा। जी आदरणीय मेराजी भाई जी साहब। ओम। जी जी ओम। अब कोई किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम समापन की तरफ नहीं, पवन सर का हैंड राइज है। जी 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 जी, स्वागत है सर। जी, मेरा बस अनुरोध ये है रमेश चंद्र मेहरा जी से, अगर आपने कुछ नोट्स लिख लिए होंगे तो उनको एक रिकैप अगर आप कर देंगे तो एक पुनरावृत्ति हो जाएगी। जी जी, लिखे हैं सर, मैंने लिखे हैं। जी जी, हाँ, एक बार तो मैं उसको आप उनको पढ़ बना लेंगे तो अच्छा करके और भेज देता हूँ कि किसने क्या सुझाव दिए हैं। जी 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 जी, धन्यवाद मेहरा जी, बहुत अच्छा, क्योंकि हम जो भी सुझाव आज आए हैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। इसको अब हम निरंतर इस पॉइंट को भी रिव्यू करेंगे कि जो सुझाव निरंतर आते हैं उसको हम फॉलो अप करें। अगर वो सुझाव में कुछ फॉलो अप करने में कोई परेशानी होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो नए सुझाव आएंगे किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर भी हम उसको भी आप लिख लीजिएगा, तो एक जगह उसको हम लिख के इस सारी प्रक्रिया को भी डॉक्यूमेंट करते हुए एक बहुत सुंदर जो यात्रा अभी शुरुआत होने वाली है पाठशाला की, जिसकी शुरुआत हो गई है, उसके अलग अलग जो हमारे चरण हैं वो भी हमारे व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट हो जाएंगे।
और इस डॉक्यूमेंट करने के लिए हम लोग साथ मिलकर के काम करें, और मुझे लगता है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों का भी गठन हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो डॉक्टर चौहान, डॉक्टर रोशन लाल जी, डॉक्टर दुबे साथ मिलकर के एक टीम बना सकते हैं। ऐसा एक सुझाव है, मतलब ये सब इच्छा आधारित है, जिसकी जैसी इच्छा। इसी तरह से जो हमारी अन्य अन्य जो चीजें निकल के आती हैं उसको भी हम डॉक्यूमेंट करें, और उसको लिख करके एक बड़ा अच्छा एक पब्लिकेशन के रूप में, एक आर्टिकल के रूप में, जिस भी तरह के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में इसको, इस किसान पाठशाला का मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल के बाद जब ये कार्यशाला, हम कहेंगे कि ये पाठशाला हमारी, इस पाठशाला के विद्यार्थी जो इसमें एनरोल हुए थे वो समाप्त हो गई है, तो उनको उनकी यादें ताजा करने के लिए और अपनी यात्रा को सबको बताने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट उस समय तक के तैयार हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी तैयार हो जाए। तो ऐसा भी एक सुझाव अंत में मेरे पास मैं देना चाहता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश मेरा। जी ओम सर, जी ओम। सर गणपत लाल जी के हैंड रेस थे, उनको एक बार और ले लें बस अंतिम। आदरणीय गणपत लाल जी। जी जी, नमस्ते, प्रणाम। योग कक्षा अच्छी रही, और ये अपने किसान फार्मर लैब के जो भी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, तोटावा साहब जो भी बता रहे थे कि 1 एकड़ में ये 27 क्विंटल सोयाबीन का बता रहे हैं ना, तो तोटावा साहब के कुछ अनुभव तो सुनेंगे सर। मैं इनसे, इनके फ़ोन नंबर आप बता दें तो अच्छा रहेंगे, इनसे व्यक्तिगत बात भी कर लेते रहते हैं। दादू के पास में मैं दे दूंगा, आप दादू से ले लेना। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या, हम सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर ये अभी चल रहा है सीजन, तो फिर हम इसमें क्या थोड़ा इनोवेशन कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। हाँ, पक्का पक्का। यस। जी जी जी, ठीक है दादू जी, आप प्लीज मुझे दीजिएगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा समय लगभग पूर्ण हो गया है, तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी यदि उपस्थित हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आभार सहित अपनी बात और कह करके इसका समापन करें। आदरणीय मुन्नीलाल जी। मुन्नीलाल जी शायद ट्रेन में है, तो आदरणीय रंजना जी आप इसका समापन करें। रंजना जी आप भी नहीं हैं? दादू मैं कर दे रहा हूँ। जी जी, आप कर दें जी। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज बहन जी ने बहुत अच्छे से योग कराया और बहुत अच्छे भजन सुनाए, और आज जो एक नया योगाहार, नया अध्याय लिखने जा रहा है, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, और सभी योगाहार के सदस्य उसमें अपने अपनी सुझाव की आहुति डाल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और कल नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम। ओम, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आज की कक्षा का यहीं पर समापन किया जा रहा है। जी ओम। जी ओम। जी ओम। 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 ओम।